नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि 2024 में फरवरी में आपके बोर्ड की परीक्षा होने जा रही हैं। तो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी के MCQs की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी आज हम क्लास नंबर 1 करने जा रहे हैं। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी प्रश्न हमने आज की क्लास में रखे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दी अंकित राठी के नाम से चैनल है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आपके फ्यूचर में भी आपको ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स यानी कि भौतिकी की है और क्लास नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम स्क्रीन पे। हाँ, अभी ठीक है। आई होप कि आपको इजीली विजिबल होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि R। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं हम R। इसकी फोकस दूरी यानी कि F क्या होगी बताइए। आपसे पूछा है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 मीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए, आप साथ के साथ कमेंट करते रहिए, किसी को पता है तो। तब तक हम भी आपके लिए साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या सूत्र होता है। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ये होता है R = 2F। ठीक है, R की वैल्यू दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर, 20 लिख देंगे यहाँ पे, = 2F। ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो 20/2 = F। और यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा, F = 2 धाम 20। ठीक है, 10 आ गया। F की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक, क्लियर है। तो फोकस दूरी का आंसर क्या जाएगा आपका, क्या हो जाएगी फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट डे क्लास में मैडम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैडम से पूछ सकते हैं कि समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। हाँ, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम किस में होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। तब तक आपको एक बात समझा देते हैं बच्चों। जैसे हम लोग अपना ही उदाहरण ले लेते हैं, हम कहीं भीड़ चलते हैं, भीड़ में तो ज़्यादा भीड़ होगी तो हमें चलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। रास्ता खुला होगा, कम भीड़ होगी तो हम इजीली दौड़ के निकल जाते हैं। प्रकाश का भी बिल्कुल वही सेम सिस्टम है। तो वेग पूछा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होगा, जब ज़्यादा भीड़ होगी। ज़्यादा भीड़ कब होती है, निर्वात में होती है ज़्यादा भीड़, जल में होती है ज़्यादा भीड़, वायु में होती है या फिर कांच में होती है। बच्चों आपको बता देते हैं, कांच बहुत सघन होता है। ठीक है, बहुत पास पास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कांच में। क्योंकि कांच जो होता है सघन होता है, बहुत ही सघन। सघन का मतलब होता है पास पास, यानी कि भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है बहुत ही
न्यूनतम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा कांच में, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है। यही आपसे पूछता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा और कांच के साथ साथ हीरा भी दिया गया है, तो आप हीरे को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है नेचुरल वस्तुओं में, चीज़ों में, तो हीरा और भी ज़्यादा सघन होता है, तो हीरे में प्रकाश की चाल और भी कम हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाट, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। साथ के साथ आपको आता है तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, आप ऐसे डैश लगाएंगे और अपना आंसर लिख देंगे, ए बी सी या डी में से जो भी है। सपोज कीजिए आपका आंसर ए है तो आप ए लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका आंसर बी है तो आप बी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है विद्युत विभवांतर का सूत्र, V इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, आपको बता देते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। विभवांतर एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो होता है विभवांतर क्या होता है, एक इकाई धन आवेश यानी Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ V क्या हो जाएगा, V का मतलब है विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, W क्या होता है, किया गया कार्य, किया गया कार्य, और Q क्या हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा आवेश। क्लियर है बच्चों। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का यानी कि सामर्थ्य का। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है, हमने सारे के सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एमीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर या फिर ओडोमीटर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बताइए, कमेंट करते रहिए फटाफट अपना राइट आंसर। तब तक हम आपको बता देते हैं धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, एमीटर का। ठीक है, एमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे मापते हैं धारा, एमीटर को क्या करते हैं, सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सर्किट को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में आपने सुना होगा ना, सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी ओडोमीटर भी आपने सुन रखा होगा, बाद में हम आपको क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ओडोमीटर लगा होता है आपका जो दूरी मापने के लिए, जैसे बाइक, स्कूटी वगैरह में, कार में लगा होता है, वो दूरी को मापता है, चक्कर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है अतिभारण, यानी कि हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है ओवरलोडिंग। हिंदी में कभी कभी समझ में नहीं आता है वर्ड का मीनिंग। तो ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए क्या हो जाएगा। जैसे घर में सपोज आपका कोई कनेक्शन है, कोई प्लग है, आपने उसमें बल्ब भी आपने उससे चलाया हुआ है, आपने उसी के अंदर फ्रिज भी ऐड कर दिया है। ठीक है, प्लग लगा के, एक 3 पिन लगा के, उसी के अंदर आपने कूलर, ये कोई और फैन भी चला दिया है, मतलब ओवरलोड कर दिया है पूरा। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा कम हो जाएगी, विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, या फिर परिवर्तित नहीं होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
कमेंट कीजिए बच्चों, राइट आंसर कमेंट करते रहिए किसी को पता है तो। तब तक आपको बता देते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम ओवरलोडिंग कर देते हैं, ठीक है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, बताइए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। घर में सुना होगा आपने कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग जाती है, आग लग जाती है। तो क्या मतलब होता है इसका, क्या होता है ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, कम नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, घर में आग लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे से आप कभी भी इस क्वेश्चन में या इस तरह के किसी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझेंगे और इनको लर्न करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो, आपको क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, बताइए। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, या फिर दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तब तक हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो छड़ चुंबक होती है बच्चों, वो इस तरह से होती है, ठीक है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, उत्तर और ये दक्षिण सिरा। बच्चों ध्यान रखेंगे, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं हमेशा क्या करती हैं, नॉर्थ से यानी कि उत्तर से निकलकर और साउथ यानी कि दक्षिण सिरे में प्रवेश करती हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रवेश करती हैं। और ये हमेशा क्या करती हैं, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। ये बन गया ना एक वक्र, बंद वक्र बना दिया, इस तरह से यहाँ घुसती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, चुंबक के बाहर। अब ध्यान से प्रश्न की तरफ देखेंगे, आपको एक बार ध्यान से देखेंगे हमेशा कभी नहीं भूल पाएंगे। ये देखिए क्या लिखा है, छड़ चुंबक के अंदर। हमने क्या बताया आपको, चुंबक के बाहर से इस तरह से जाती हैं रेखाएं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, ठीक है। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा। चुंबक के अंदर पूछा है इसमें, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप बताइए। यानी कि साउथ का मतलब है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, क्लियर है। चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा बंद वक्र बनाती हैं और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर क्या करती हैं, वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। जो पवन विद्युत जनित्र होता है बच्चों, जिससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, उसमें जो उसकी चाल होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए बिजली बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको घुमा दिया तुरंत से वो बिजली बनानी शुरू कर देगा, उसकी एक मिनिमम चाल होनी चाहिए, वही पूछा है कि कितनी होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो पवन विद्युत जनित्र की चाल है 15 किलोमीटर, ठीक है, प्रति आवर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका दिया गया है, ए में 15 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, हाँ, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपने देखा है ना कार वगैरह में, कार में, गाड़ी में जो हेडलाइट होती है सामने, जो आपको सामने से सड़क पे दिखाती है रोशनी अंधेरे में, तो उसमें कौन सा जो दर्पण लगा होता है, बताइए। समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है,
अवतल दर्पण होता है या फिर उत्तल लेंस होता है? बताइए। उसमें लगा होता है दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण लगा होता है आप देख लेंगे, बताइए, कमेंट कीजिए आपको पता है तो। हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? ध्यान रखेंगे, किसी भी मोटर कार की हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। क्यों लगा होता है? क्योंकि इससे हमें कैसा समानांतर प्रकाश किरणें मिलती हैं। इससे हमें समानांतर प्रकाश किरणें मिलती हैं, ठीक है। याद रखेंगे बस आगे से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। ओके, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या ध्रुव पर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। बताइए बच्चों, ध्यान रखेंगे हमेशा। ये क्या दिया है इसमें? अवतल लेंस। अवतल लेंस की जगह उत्तल लेंस हो, ठीक है, उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण दिया हो आपका, ठीक है, या फिर उत्तल दर्पण दिया हो आपका, ठीक है। अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, इन चारों में से आपका कुछ भी हो। यदि वस्तु कहाँ रखी हुई है? यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखेंगे, अब कोई सा भी हो इस चारों में से, यदि वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज की सीरीज का देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होगी, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए बच्चों फटाफट, किसी को पता है तो साथ के साथ कमेंट करते रहिएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपको हमेशा चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। तब तक हम आपको बता देते हैं, जैसे लेंस हमने कोई बना दिया, ये लेंस हो गया आपका, ठीक है। और लेंस का जो प्रकाशित केंद्र होगा, ये मान लिया प्रकाशित केंद्र है इसका, ये इसका प्रकाशित केंद्र है। थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है, इस तरह से बना देते हैं। ये कोई लेंस है, ठीक है, और ये इसका वो हमने बना दिया मध्य बिंदु, यानी प्रकाशिक, इसका प्रकाशिक केंद्र बन गया। और जब कोई किरण यहाँ से गुजरती है लेंस के मध्य बिंदु से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो क्या करती है? वो बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, पार निकल जाती है उसके, ठीक है, कोई उसमें विचलन नहीं होता। याद रखेंगे अब। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। हाँ, प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? बताइए। बेलनाकार लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। कमेंट कीजिए अपना आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो प्रोजेक्टर लगा होता है, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा थिएटर में जो प्रोजेक्टर लगा होता है, जिससे सामने वाले पर्दे पर मूवी वगैरह चलती है, तो कैसा लेंस होता है वो? बेलनाकार होता है क्या? बताइए। अवतल लेंस होता है वो, या फिर समतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है? बताइए।
आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रोजेक्टर में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? प्रोजेक्टर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला लेंस है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या उपर्युक्त सभी। क्या सभी के सभी लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं? ऐसा है क्या? बताइए। तब तक आपके लिए हम कुछ लिख देते हैं स्क्रीन पे। अवतल लेंस को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है। और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोलते हैं। बताइए, अब इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अभी अपसारी का क्या मतलब है? अपसार करना, फैलाना। ठीक है। और अभिसारी का क्या मतलब है? सिकोड़ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बताइए। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए यूज इसका नहीं कर सकते? बच्चों आपको पता है लेंस किस तरह का होता है? पारदर्शी होता है। तो उसमें जल को लेंस बनाने में जल का यूज हम करते हैं। ठीक है। कांच का यूज़ भी करते हैं, कांच भी पारदर्शी होता है, जल में भी देखा जा सकता है। प्लास्टिक भी पारदर्शी हो सकती है। लेकिन क्या मिट्टी पारदर्शी होती है? बताइए आप। मिट्टी से कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिट्टी का यूज हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों सेशन आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत और कंटेंट आपको हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, दो फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो दांत के लिए एक मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है। कौन सा मिरर वो होता है जिससे अंदर जो दांत का जो हिस्सा होता है, कोई भी कुछ भी, उसे देखने के लिए उसको बड़ा दिखता है। ठीक है। बड़ा दिखेगा तभी तो इजीली कुछ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं? याद रखेंगे हमेशा वो कैसा दर्पण होता है? वो होता है अवतल दर्पण। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। और जो आपका नाई होता है, बार्बर, ठीक है, जिसके यहाँ आप दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, वो भी अवतल दर्पण का यूज करता है। इससे क्या होता है? जब कटिंग करते हैं तो चेहरा आपका बड़ा, फेस आपका बड़ा दिखाई देता है। और सेम यही कंडीशन जिम में भी है। आपने देखा होगा जब आप जिम करने के लिए जाते हैं तो आपकी मसल्स बड़े बड़े दिखते हैं ना। तो वहाँ जो दर्पण लगा होता है वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। ओके।
यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 1 में बताया था, गोलीय दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण, तो उनमें फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है बताइए। f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2 या फिर f बराबर 0। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट बच्चों, अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए आप। जितना आप ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपको वो क्वेश्चन हमेशा फिर याद रहेगा। आप गलत भी करते हैं तो भी आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तब तक आपको बता देते हैं क्या रिलेशन होता है इसमें, r = 2f। ठीक है, या फिर क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर हम 2 को नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा f = r/2। ये भी हो सकता है। अब देख लेंगे कौन सा रिलेशन इसमें से दिया है। यहाँ बच्चों f के टर्म में दिया गया है चारों ऑप्शन, तो देख लेते हैं। f = क्या होना चाहिए, r/2। पहले ही ऑप्शन में लिखा है f = r/2, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए f = r/2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप कभी नहीं भूलेंगे अवतल दर्पण दिया हो या फिर गोलीय दर्पण लिखा हो। ठीक है, तो r = क्या होता है उनके संबंध में, 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या = 2 गुना फोकस दूरी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बताइए कौन सा दर्पण इसमें हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि दर्पण से आपकी दूरी कुछ भी हो, लेकिन आपका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। ऐसा किस में होता है, समतल दर्पण में होता है, अवतल में होता है, उत्तल में होता है, या समतल या फिर उत्तल, कोई भी हो सकता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए बच्चों, अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए। ये जो आज की क्लास है आपकी, ना केवल हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि आगे आने वाली सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनमें फिजिक्स साइंस पूछी जाती है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और अभी से आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए क्लास को पूरी देखिए ध्यान से, बिना स्किप किए। ठीक है, और इसका बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए देख लेते हैं, आपको बता देते हैं हम। सीधा प्रतिबिंब, इसमें बताया गया है सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा बनेगा आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और कैसा बनता है, सीधा। और आपका समतल दर्पण में कैसा बनता है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में भी आपका बनता है आभासी। आभासी होगा तो सीधा होगा। ठीक है, और आपका वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, तो हमें तो सीधा पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि समतल और समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, आभासी बनेगा प्रतिबिंब तो सीधा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। यही पूछा है कि सदैव सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो समतल में भी बन सकता है, उत्तल में भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक का मतलब होता है बच्चों आभासी। बिल्कुल अभी क्वेश्चन नंबर 16 में हमने आपको बताया है जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछेगा क्वेश्चन में, क्या पूछेगा,
वास्तविक पूछेगा, वास्तविक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वास्तविक पूछेगा तो ये होता है कैसा? उल्टा। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान रखने वाली बात यह है, चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, या फिर कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, आभासी होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों आज की सीरीज में हमने आपके लिए 20 MCQs रखे हैं। ठीक है, आगे आपकी डिमांड होगी, आगे भी तो MCQs की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाएगा, 25 भी कर दिए जाएंगे या फिर 30 भी किया सकते हैं। देखते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स वीडियो का रहता है, आप कैसा प्यार वीडियो को देते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जब आप देखते हैं तो वीडियो के लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कीजिए, आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, सेशन कैसा लगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन का सिद्धांत है, प्रकीर्णन का सिद्धांत है, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तब तक आपको बता देते हैं हम, इसमें जो वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है रंगों का बंटना। ठीक है, रंगों का फैलना, रंगों का बंटना। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का प्रकीर्ण होना, फैलना, प्रकाश का फैलना। ठीक है, अब आ जाता है अपवर्तन का सिद्धांत। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे नहीं, आपको बोल के बता देते हैं। अपवर्तन के सिद्धांत में जब कोई प्रकाश, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण, ठीक है, और तिरछी आपतित होती है, मतलब तिरछी पड़ती है, तो वो क्या करती है? अपनी मेन डायरेक्शन से हट जाती है। एक बार फिर से सुनेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और तिरछी आपतित होती है तो वह अपनी मेन डायरेक्शन से हट जाती है। ठीक है, और इसी सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है आपका तारों का टिमटिमाना। क्लियर है? या फिर पानी में पड़ा सिक्का, जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी भरा है और उसमें कोई सिक्का पड़ा है तली में, तो आपको थोड़ा सा कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, वो भी अपवर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत ही उसमें काम करता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, और ये वाला क्वेश्चन तारों के टिमटिमाने का तो आपका कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 18 का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, लाइट जो आपका चैप्टर है प्रकाश, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 19, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर भी बताने की ज़रूरत है क्या हमें? अभी थोड़ी ही देर पहले इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। बताया था कि नहीं? बताइए, बताया था कि नहीं इसका आंसर? कि जो नाई होता है दाढ़ी बनाने के लिए, वो जो अपनी दुकान में मिरर लगा के रखता है दर्पण, ठीक है, कौन सा होता है वो? समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या बताया था हमने? कमेंट कीजिए फटाफट इसका राइट आंसर। हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। क्या बताया था हमने? नाई जो करता है दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा किसका यूज़ करता है? बताइए, अवतल का करता है या उत्तल का? हमेशा अवतल दर्पण का यूज करता है। ठीक है, क्यों करता है ऐसा? क्योंकि यह छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है, बड़ा प्रतिबिंब यह दिखाता है छोटी वस्तु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है बच्चों।
20 ही क्वेश्चन का हमने सेट आपके लिए रखा है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, देख लेते हैं क्या दिया गया है। अवतल दर्पण से समांतर आने पर किरण परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। अवतल दर्पण बना दिया हमने, कोई दर्पण बना दिया, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, बना दिया हमने। कोई किरण आती है, ठीक है, ये कोई किरण आती है, इसने क्या कहा, समांतर आती है, समांतर कोई किरण आती है, तो परावर्तन जब होगा उसके बाद ये इसका फोकस बिंदु है एफ, और ये इसकी वक्रता बिंदु है सी, ठीक है, सी लिख दिया हमने। वक्रता केंद्र कहते हैं इसको। तो जब परावर्तन होगा कहाँ से गुजरेगी, हमेशा ध्यान रखेंगे जब किरण क्या आएगी, समांतर अवतल दर्पण से, तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और जब किरण फोकस से आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, ठीक है। और यदि किरण आपकी कहाँ से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, यानी सी से आती है, सपोज यहाँ से आती है सी से आती है, तो वापस सी पे ही लौट जाएगी। ध्यान रहेगा, जब समांतर आती है तो फोकस केंद्र से निकलेगी, ठीक है, जब फोकस केंद्र से जाती है तो समांतर जाएगी, और जब वक्रता केंद्र से निकलेगी तो वापस वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। याद रहेगा, अभी कहाँ से आ रही है किरण, समांतर आती है, समांतर आएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ठीक है, यानी कि एफ से। फोकस को बोलते हैं एफ, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को 3 तरह से आपसे कैसे भी पूछेगा तो आप इजीली क्लिक कर देंगे इसका राइट आंसर। फिगर थोड़ी सी डेंजर बन गई है, थोड़ा सा सही कर देते हैं फिगर को, ठीक है। समांतर कोई किरण आ रही है तो वो कहाँ से निकल रही है, फोकस से, ठीक है, ये आपका सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और फोकस से आ रही है कोई किरण तो वो कहाँ से निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी। और यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो वो वापस उसी से निकल जाएगी, वापस वक्रता केंद्र से ही जाएगी। ठीक है, याद रहेगा हमेशा आपको, अब आपको हमेशा याद रहेगा ये। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। सेशन आपको पसंद आया है तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको आपके दोस्तों को भी मिल सके। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन में, ठीक है। ये हमारा आपके लिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और ये चैनल का नाम लिखा हुआ है अंकित राठी, आप डायरेक्ट सर्च करके भी वो कर सकते हैं, वीडियो कोई भी हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें मैथ्स की वीडियो भी हैं आपकी, ठीक है, साइंस की वीडियो भी हैं, बायोलॉजी की, आप देख सकते हैं सबको। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।